दोस्तों अर्ली 90s में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत बड़े झटके लगे थे जब हल्क होगन, रैंडी सैवेज, अल्टीमेट वॉरियर जैसे स्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जा चुके थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विकली नए स्टार्स बनाने थे। यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने योकोजुना जैसे सुमो को एक मेन इवेंट लेवल पुश दिया था जो ओरिजिनली सुमो नहीं थे। फिर लेक्स लूगर, ओवन हार्ट, अंडरटेकर, ब्रिटिश बुलडॉग, डीजल, शॉन माइकल्स, ब्रेट हार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे और ये एरा था डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू जनरेशन का। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज़्यादा एथलेटिक परफॉर्मेंस वाले स्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पुश कर रहा था और यहाँ अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने गोल्डन एरा के सक्सेस से पीछे था। 1993 में योकोजुना एक हील थे और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाया गया था और यहाँ लंबे स्टार्स थे जैसे डीजल और अंडरटेकर। 1994 में डीजल को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाया गया था और एज अ बेबी फेस और पॉपुलैरिटी के मामले में हल्क होगन, रैंडी सैवेज जैसे स्टार से पीछे थे। पर फिर भी यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके खिलाफ एक ऐसा अपोनेंट लाना चाह रहा था जो शायद एक मेन इवेंट हील बन सकता था और यहाँ एंट्री होती है नेल्सन फ्रेजर जूनियर की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे और वे थे 6 फीट 9 इंचेस के जाइंट और उनका वेट था 500 प्लस पाउंड्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा था कि शायद वे एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं और यहाँ उनका नाम था मेबल। मेबल ने डेब्यू किया था 1993 में जहाँ पर उनकी टीम का नाम था मैन ऑन मिशन और वे रैप करते थे। यहाँ पर मैन ऑन मिशन ने एज अ फैन फेवरेट डेब्यू किया था और अपने शुरुआती सालों में मेबल टैग टीम्स में ही परफॉर्म करते थे। मेबल के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में एक टर्निंग पॉइंट तब आया था जब मार्च 1995 में अपनी टैग टीम चैंपियनशिप स्मोकिंग गन से हारने के बाद मैन ऑन मिशन की टीम ने स्मोकिंग गन्स पर ब्रूटली अटैक किया था और वे हील बन गए थे। जहां पर अब मेबल को एक मेन इवेंट हील की तरह यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश करने वाला था और मेबल के अंदर यहाँ विंस को एक मेजर पोटेंशियल दिखाई दे रहा था और किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू भी होने वाला था। और तब तक किंग ऑफ द रिंग होना एक ऐसा अचीवमेंट था जिसे अभी तक जिसने भी जीता था वे सारे के सारे स्टार्स बने थे। ब्रेट हार्ट, ओवन हार्ट, रैंडी सैवेज, टेड डिबियासी, हार्ली रेस। तो किंग ऑफ द रिंग होना एक प्रेस्टिजियस टाइटल माना जाता था जहां पर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, योकोजुना, रेजर रेमोन ने पार्ट लिया था। इसमें शॉन माइकल्स का मैच ड्रॉ हो जाता है। अंडरटेकर और मेबल के बीच में कामा इंटरफेयर कर देते हैं जिसकी वजह से मेबल जीत जाते हैं और सावियो काउंट आउट से योकोजुना को हरा देते हैं जिसमें फाइनल्स में सावियो, वेगा और मेबल रह जाते हैं और यहाँ मेबल सावियो को हराकर किंग ऑफ द रिंग बन जाते हैं। इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का वर्स्ट पेपर व्यू माना गया था और यहाँ क्राउड अटेंडेंस था 16,000 का और कहीं कहीं क्राउड ECW की चैंट्स कर रहा था और मेबल यहाँ किंग मेबल बन जाते हैं और यहाँ डीजल और मेबल का समर स्लैम में मैच सेट हो जाता है और इस मैच में मेबल डीजल की कमर पर केयरलेसली ड्रॉप हो जाते हैं जिसमें 3 सेकंड के लिए डीजल को लगा था कि वे पैरालाइज्ड ही हो गए हैं और उनका मैच शॉर्ट था और 9 मिनट तक ही चला था जिसमें डीजल ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था। और इस बॉच के लिए विंस मैकमैन तुरंत ही मेबल को फायर करने वाले थे पर यहाँ डीजल ने मेबल के साथ इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया था और इसके बाद भी मेबल का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर कंटिन्यू रहा था। पर यहाँ एक बार फिर से मेबल ने सीरियसली अंडरटेकर को इंजर्ड कर दिया था जहाँ पर एक हाउस शो में मेबल ने टेकर की ऑर्बिटल बोन को इंजर्ड कर दिया था और टेकर की आंखों की रोशनी जाते जाते बची थी और डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि उनकी आंखें हमेशा के लिए घायल हो सकती थी। यहाँ पर मेबल और अंडरटेकर का फ्यूड चल रहा था और बैक स्टेज टेकर लॉकर रूम लीडर थे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि नए रेसलर्स को वे सिखाए कि रिंग में अपने अपोनेंट्स को सीरियसली इंजर्ड करे बगैर अपने मूव्स को परफॉर्म कैसे करें। मेबल ने 1996 रॉयल रंबल में एंट्री करी थी और हेनरी गॉडविन को उन्होंने चोटिल कर दिया था। तो यहाँ तक मेबल का इनिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर अच्छा नहीं रहा था जहाँ पर वे अपोनेंट्स को रेगुलरली इंजर्ड करते रहे थे। इसके बाद वे इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में दिखाई दिए थे जहाँ वर्ल्ड रेसलिंग काउंसिल में एक्टिव रहे थे और USWA में उन्होंने परफॉर्म किया था जहाँ पर उन्होंने USWA हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। फिर जुलाई 6, 1998 के रॉ के एपिसोड में मेबल फिर से रिटर्न हुए थे जहां पर वे उस समय के किंग ऑफ द रिंग विनर केन शेमरॉक से हार गए थे। फिर जनवरी 24, 1999 को मेबल ने रॉयल रंबल में एंटर किया था और 5 रेसलर्स को एलिमिनेट किया था और बीच में से उन्हें अंडरटेकर की मिनिस्ट्री के लोगों ने किडनैप कर लिया था और अगले मंडे को वो वापस आए थे एक नए लुक के साथ और उनका नाम था वेजरा। वे बिल्कुल ही अब डार्क कपड़े पहनते थे और अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का इन्फोर्सर बताते थे। पर मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस जुलाई 99 के बाद खत्म हो गया था पर यहाँ विजरा मीडियन के साथ टैग टीम्स परफॉर्म करते दिखते रहे थे और अंडरटेकर के साथ वे 99 के एंड तक भी दिखे थे और यहाँ विजरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के हार्डकोर डिवीजन में भी कम्पीट करने लगे थे। वे 2000 तक भी मीडियोकर फ्यूड्स में इन्वॉल्व रहे थे जहाँ पर रेसलमेनिया 2000 में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई हार्डकोर टाइटल जीता था। फिर वे मार्क हेनरी के साथ फ्यूड में दिखे थे, फिर उन्हें डेवलपमेंटल टेरिटरी में फिर से भेजा गया था और यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें फिर से रिलीज कर दिया। विजरा अपने सेकंड डब्ल्यूडब्ल्यूई रन के दौरान ज्यादातर संडे नाइट हीट और बी शोज में ही दिखते थे और अपने रिलीज के बाद 2000 से 2004 तक वे इंडिपेंडेंट सर्किट में रेसलिंग करते दिखे थे। फिर TNA में वे 2 बार अपीयर हुए थे पर 2004 में वे WWE में फिर से रिटर्न हुए थे जब अंडरटेकर और JBL का फ्यूड चल रहा था। उन्होंने सितंबर 2004 को गैंगरेल के साथ वापसी करी थी और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के मूवमेंट्स को फिर से दोहराया था जिसमें JBL भी थे जहां पर वे उस समय ब्रैडशॉ थे और JBL विजरा और गैंगरेल को कमांड करते हैं कि वे अपने लीडर दी अंडरटेकर को अटैक करें। फिर स्मैकडाउन ब्रांड में 2 हफ्ते तक रहने के बाद उन्हें रॉ ड्राफ्ट कर दिया गया था और 2005 के स्टार्ट में उन्हें केन और लीटा के एंगल में इन्वॉल्व किया गया था जहां पर वे ट्रिश के बॉडीगार्ड थे। पर बैकलैश में केन से हारने के बाद विजरा ट्रिश पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और फिर से वे फेस हो गए थे और वे इस दौरान अपने आप को वर्ल्ड
लार्जेस्ट सेक्स मशीन बुलाने लगे थे और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। विजरा रिंग अनाउंसर लिलियन गार्सिया के प्यार में पड़ गए थे और हर हफ्ते वे उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश करते रहते, पर वेंजेंस पेपर में वे उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं, पर वहाँ गॉडफादर आ जाते हैं और विजरा गॉडफादर की लड़कियों के साथ चले जाते हैं। रॉयल रंबल 2006 में वे आए थे, पर यहाँ वे एलिमिनेट हो गए थे। फिर वाल विनस के साथ उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसका नाम था वी स्क्वाड और पूरे 9 महीने तक उनकी टीम दिखी थी जो WWE के बी शोज में कम्पीट करती थी। इसके बाद वाल विनस इंजर्ड हो गए थे। फिर विजरा यहाँ एज अ सिंगल्स रेसलर परफॉर्म करने लगे थे और उन्होंने फिर से लिलियन गार्सिया को प्रपोज करने की कोशिश करी थी, पर उन पर ओमागा ने अटैक कर दिया था। फिर इसके बाद चार्ली हास और विजरा का फ्यूड चला था, जहां पर एक बार चार्ली हास की वजह से लिलियन की रिस्ट इंजर्ड हो गई थी जो वास्तविकता में इंजर्ड हुई थी, जिसे स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया था। और यहाँ चार्ली हास और विजरा दोनों उनके प्यार जीतने की कोशिश करते हैं, पर लिलियन दोनों को एक अच्छा दोस्त बताती हैं। और यहाँ हास विजरा की आंख में चोट करते हैं और विजरा एक्सीडेंटली लिलियन को समोन स्लैम कर देते हैं और इस इंसिडेंट के बाद दोनों हास और विजरा हंसने लगते हैं और हील हो जाते हैं। फिर विजरा और हास दोनों एक साथ परफॉर्म करने लग जाते हैं, पर उनकी टीम फिर से स्प्लिट हो जाती है जब चार्ली हास अपने पुराने टैग पार्टनर शेल्टन बेंजामिन के साथ रीयूनाइट हो जाते हैं। फिर जून 17, 2007 को विजरा को ECW ड्राफ्ट कर दिया गया था, जहां पर फिर से वे अपनी गिमिक को बदलते हैं और बिग डैडी भी बन जाते हैं, जहां पर मैट स्ट्राइकर के बॉडीगार्ड के रूप में वे आए थे, जहां पर स्ट्राइकर की राइवलरी बूगी मैन के साथ चल रही थी। फिर वे अक्टूबर 2007 की ECW चैंपियन टॉमी ड्रीमर को हराकर उन्होंने ECW टाइटल को अपने नाम कर लिया था, जो एकमात्र वर्ल्ड टाइटल उनका था WWE में। नो मर्सी पर उन्होंने CM पंक को डिस्क्वालिफिकेशन से हराया था। फिर केन के साथ वे फ्यूड में रहे थे, जहां पर उन्होंने मार्क हेनरी के साथ टीम बनाई थी। और रॉयल रंबल 2008 में भी वे दिखे थे और उनका आखिरी मैच था एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में, जहां पर बटिस्टा ने उन्हें एलिमिनेट किया था। फिर ECW के मार्च में, जहां पर वे CM पंक से हार गए थे डिस्क्वालिफिकेशन से। फिर WWE को छोड़ने के बाद उन्होंने NWA और इंडिपेंडेंट सर्किट में रेसल किया था और 2010 तक वे ऑल जापान प्रो रेसलिंग में रहे थे। फ्रेजर मैरिड थे कैसेंड्रा फ्रेजर से और 2014 में फ्रेजर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, लेकिन उनकी डेथ से पहले डॉक्टर ने उनके वेट इश्यूज के लिए उन्हें वार्न किया था और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी था। उनके हाई ब्लड प्रेशर से उनका टाइप 2 डायबिटीज अफेक्ट हो रहा था, पर उन्होंने डाइटिंग से अपना 100 पाउंड वेट लूज भी किया था, पर फिर भी उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, जिसके बाद उनकी वाइफ ने WWE के अगेंस्ट लॉ सूट जारी करा था। यहाँ पर रेसलर्स को जो इंजरी हो जाती है जिसके कारण उन्हें कंकशन CTA की इश्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, माइग्रेन रेसलर्स को होने लगते हैं, पर बाद में US डिस्ट्रिक्ट ने उनके लॉ सूट को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी बिग डैडी वी वेजरा और मेबल की कहानी, जो WWE में आए तो थे लेकिन उनकी किस्मत में टॉप लेवल स्टार शायद बनना नहीं लिखा था। फिर भी वे एक मेमोरेबल रेसलर रहे थे अपने एक्टिव करियर में और उनका कोई मेजर अचीवमेंट भी नहीं रहा है उनके रेसलिंग करियर में। फिर भी उन्होंने अपना एक कल्ट स्टेटस डेवलप किया ओवर द ईयर्स और जो 3 दशकों से रेसलिंग देख रहे हैं वो उन्हें आज तक याद करते हैं।